नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए कई दल मिलकर कॉमन मिनिमम एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन कभी कभी विरोधियों का एजेंडा भी कॉमन होता है। कुछ ऐसे ही हालात मोदी विरोधी मोर्चे के हैं। चुनाव भले ही जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है, और वो एजेंडा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की फिर से वापसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर में 370 की वापसी की वकालत की है, और इसका जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में भी है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों सोचता है कि कश्मीर में 370 की वापसी हो जाएगी? ये सोच क्यों है पाकिस्तान की? और फिर से 370 की वापसी पाकिस्तान आखिर चाहता क्यों है? क्या 370 की आड़ में फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की नफरती सोच को आगे बढ़ाया जाएगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान और कांग्रेस गठबंधन की सोच एकदम साफ है, और वो सोच है देश विरोधी। सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तानी मंत्री ने कांग्रेस और एनसी की तरफ बैटिंग क्यों की? इसके पीछे राज क्या है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है, पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू भी एक है। आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद जी आपका भी इस चर्चा में, क्योंकि लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और इसलिए शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे ही करते हैं। ये जो हमारा मुद्दा भी एंटी मोदी मोर्चा कॉमन एजेंडा, वो इसलिए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के है कि वो 370-35A की बहाली करेंगे अगर हम जीत कर आते हैं तो। और इसी बात का समर्थन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में भी नजर आया, अमित शाह ने भी यही बात कही कि दोनों का एजेंडा एक है, तो क्या समझा जाए? एक तो हमारे विरोधी, दूसरे हमारे दुश्मन। क्या यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है जो ये लागू करना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता, 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो आज तक बदले नहीं है। 1947 में भी ध्यान होगा कि कुछ कबायली आए थे और वो आधा कश्मीर लेकर चले गए थे। कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, तब भी उसको आसानी से उन्होंने वो दे दिया था, और तब से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला है। वो चाहे आर्टिकल 370 या 35A उसको पहले स्टार्टिंग में लागू करना हो, बाद में उसको बनाकर रखना हो, और चाहे आज उसके समर्थन में खड़ा होना हो। कांग्रेस का स्वर तब भी वही था जो पाकिस्तान का था, और आज भी वही स्वर है। देखिए 370 और 35 का जिन्न जब वापस बाहर आया है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्या है। 370 वो धारा थी जिसकी वजह से कश्मीर में 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान और सिविलियन उसके कारण वहां पर शहीद हो गए। 370 वो थी जिसके कारण SC/ST को कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं मिलता था। 370 वो थी जो बाकी भारत को कश्मीर से अलग किया हुआ था। और भी बहुत सारी सी चीजें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे राजस्थान से बहुत सारे सैनिक कश्मीर में पोस्टेड होते हैं, भारत की रक्षा के लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए वहां काम करते हैं। हमारे दर्जनों बल्कि सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा कश्मीर को बचाते हुए वहां शहीद हुए हैं। अगर किसी शहीद सैनिक की मां या उसकी पत्नी
भारत की सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार से मांग करती कि हमें तमाम तरह के पैकेज ना चाहिए, हमें केवल जहां हमारा पति हमारा बेटा शहीद हुआ है उस जगह उसको अंतिम यात्रा के लिए 6 गज जगह दे दो, तो मजबूर थी भारत की सरकार भी और जम्मू कश्मीर की सरकार भी। जिस जगह को बचाने के लिए, जिस जमीन को बचाने के लिए वो शहीद हुआ है, वहां उसका अंतिम संस्कार भी संभव नहीं था। ये 370 थी जिसको एक झटके में हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तब से लेकर पाकिस्तान भी, वहां कश्मीर में भी कुछ लोग और कांग्रेस पार्टी भी ये बेचैन है कि इसको हम कैसे बहाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके मंसूबे पूरे करने में 370-35 से बड़ी सहायक हुआ करती थी। कांग्रेस ने भी सामने आकर नहीं समर्थन की बात नहीं की, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं जिनके मैनिफेस्टो में उसके साथ है, तो क्या बराबर की भागीदारी माने इसे कांग्रेस? चालबाज और चालाक लोग होते हैं वो सामने नहीं आते, वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं और कांग्रेस हमेशा ये करती आई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 और 35 ए को बहाल करेंगे। वहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी उनके साथ मिलकर वहां सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो क्या जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है उसके साथ अगर आप मिलकर चुनाव वहां पर लड़ रहे हो तो एजेंडा बिल्कुल साफ है कि आप भी यही चाहते हो, लेकिन आपको क्योंकि बाकी भारत में चुनाव लड़ना है इसलिए आप उसको बचा कर रखना चाहते हो। और देखिए श्वेता, ये पहली बात नहीं है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के स्वर एक हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर को आज से 9 साल पहले पाकिस्तान भेजा था, और पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जो कि भारत की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वहां जाकर कहता है कि अगर भारत के केंद्र में मोदी की सरकार को हटाना है तो पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का सहयोग करे, ताकि जो पाकिस्तान चाहता है उसको इंप्लीमेंट हम वहां पर कर सकें। ये 9 साल प्रेम है, ये प्रेम है कांग्रेस और उसका पाकिस्तान का, वो हमेशा दिखता है। ठीक है, ये आपने बात रखी कि क्यों लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही, जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया। अब राजेंद्र मेघवाल जी इस पर आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बात रखी। राजेंद्र जी, 2 अहम बातें, एक तो 35 से 370 की बहाली का जो मुद्दा है वो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस के में है। कांग्रेस यहां सामने आकर नहीं कह रही कि हाँ हम भी इसका समर्थन करते हैं और हम भी बहाल करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, लेकिन क्योंकि गठबंधन है और इसलिए सवाल उठेगा, क्योंकि इसे लेकर कांग्रेस कोई स्टैंड ही नहीं ले रही, कुछ क्लियर नहीं कर रही, इसलिए भी सवाल खड़े कर रहा। दूसरी बात, बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को यहां पर फॉलो कर रही, इसे पूरा करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए ये रक्षा मंत्री का बयान आता है। अब इस पर क्योंकि लगातार चारों तरफ से हमले इसी को लेकर है, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे सबसे पहले। देखिए श्वेता जी, पाकिस्तान को बीच में लाए बगैर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। और रही बात घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इनको समर्थन दे रही है केंद्र के अंदर, उसके घोषणा पत्र में भी तमाम बातें मुसलमानों के लिए लिखी हुई है, जिसके साथ शायद बीजेपी इत्तेफाक रखती होगी। 77 साल से पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है, ठीक है। उसके बावजूद 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के जन्मदिन पे और बिरयानी खाकर आए, ठीक है। नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, ठीक है। और आप इस चीज को समझिए, लाल कृष्ण आडवाणी जो इनके सबसे बड़े नेता रहे हैं, जिन्ना की मजार पे गए और जिन्ना को सेकुलर कह के आए, इनका चरित्र आज से नहीं, आजादी से पहले से इनका ऐसा चरित्र है। मुस्लिम लीग के साथ 3 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई आजादी से पहले, सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। अब एक बात बताइए, इनका पूरी तरीके से इनका चरित्र ऐसा ही है। बार बार आप देखिए 2016 के अंदर पठानकोट एयरबेस के अंदर आईएसआई को बुला के आईएसआई को भ्रमण कराया, जो हमारे मतलब एयरबेस के ऊपर हमले के दोषी थे, उनको बुलाकर आप भ्रमण करा रहे हो, आईएसआई को भ्रमण करा रहे हो। आईएसआई के साथ रिश्ते किसके? आपको ये पूरा देश जानता है। ये लक्ष्मीकांत जी को रोका कि 9 साल पहले के जो उन्होंने मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री आज के जवाब जो मैंने सवाल किया उस पर आज मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आप बात नहीं रख, मैं वही कह रहा हूं, आपने इनको पूरा समय दिया, मुझे भी कृपा करके सवाल कर रही हूं ना, नहीं, पहले जवाब मैं वही कह रहा हूं कि बार बार एक बात कहते हैं, धारा 370 जो शुरुआत में जब लागू करी गई थी, उसके बाद से लेके अब तक उसमें पता नहीं कितने संशोधन हो चुके हैं। लगातार आपको पता होगा सिलसिलेवार संशोधन होते गए, धीरे धीरे उस वक्त लगाई गई थी, तब भी यह था कि धीरे धीरे यह निष्प्रभावी हो जाएगी। ये नेहरू जी के वक्तव्य थे खुद के। आज एक बात बताइए, किस बात का वो कर रहे हैं? और आज घाटी के अंदर ये भाजपा चुनाव लड़ रही है क्या? भाजपा घाटी के अंदर चुनाव ही नहीं लड़ रही। आज कल ही मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। ये कौन सा तरीका है? बात जमहूरियत की करते हैं और एक तरफ आप वहां से वॉकओवर दे देते हो। और किसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हो? पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई? बताइए ना। पीडीपी का स्टैंड आपको पता है, पीडीपी के साथ सरकार आपने चलाई और उसके बाद में आप सरकार से आउट हो गए। 10 साल तक आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए और आज आप चुनाव
करा रहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर तक आपको वहां पे चुनाव कराने, तब आपको चुनाव कराने पड़े, अदरवाइज आपका एजेंडा नहीं था। आपने अच्छे भले राज्य को तोड़कर अपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ऐसा इतिहास में कभी हुआ है कि किसी राज्य को? इस बात को साथ है कि आप चलिए आपने वहां की बिल, हम 370 के एजेंडे में साथ नहीं है। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा ना, हम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाजपा जो पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके का दुष्प्रचार करती है, उसका मन बिल्कुल इस तरीके से है कि वो किसी भी चुनाव को पाकिस्तान को बीच में लाए बगैर लड़ नहीं सकती। ठीक है, मैं कर्नल देवानंद जी का रुख करूंगी विषय विशेषज्ञ, लेकिन उससे पहले राजेंद्र मेघवाल जी, जो बात आपने कही कि हम इसमें साथ नहीं है, मान लेते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन जाती है, वो कह रहे हैं हम बहाल करेंगे, आप कह रहे हैं हम इसके साथ नहीं है, तो क्या फिर ये तो गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, ये बात की बात है, वहां की जरूरत क्या है? सुनिए ना, सुनिए, मैं बताता हूं आपको कश्मीर के बुनियादी इशू क्या है। कश्मीर के बुनियादी इशू है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो कश्मीर में। उनका रुख करना चाहूंगी। कर्नल देवानंद जी, आपने राजेंद्र जी की भी बात सुनी, आपने लक्ष्मीकांत जी की भी बात सुनी, लेकिन एंटी मोदी मोर्चा जो चल रहा है कॉमन एजेंडा के तौर पर सवाल और ये चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वही भाषा वही बोली बोल रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो कांग्रेस बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने फ्रंट से कुछ नहीं कहा कि वो 370 की बहाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विषय विशेषज्ञ आप, और इसलिए सवाल बनता है कि ये क्या सिर्फ मुद्दा रह जाएगा या वाकई में जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीएम मोदी ने भी कहा, अमित शाह कह रहे हैं कि ये एजेंडा पाकिस्तान का है जिसे कामयाब करने की कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये पार्टियां कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये चर्चा हो रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं, वो 370 की अच्छाइयां गिना रहे हैं, और इन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप 370 का समर्थन क्यों करते हैं। वो जवाब इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने घूम फिर के 2-4 बातें कही, जैसे कि एक बिरयानी की बात कही। अरे भाई साहब, बिरयानी कहाँ है 370 में? अगर देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से कोई चर्चा करते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। बातों से, आपकी बात से मैं बिल्कुल सही नहीं हूं। एक दूसरा नैरेटिव करे, पठानकोट में आईएसआई के लोग आए, बिल्कुल मुझे याद है, मैं उस समय सेना का हिस्सा था और इन्वेस्टिगेशन टीम में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो ये भी आप गुमराह ना करें। अब मैं आता हूं 370 और पाकिस्तान समर्थन। देखिए, देश पूरा जानता है कि 370 ने किस प्रकार हमारे देश के नागरिकों को और सैनिकों का नुकसान किया है, क्योंकि 370 ने वो एक ब्रीड को पोषित किया था जो देश के विरोध में खड़ी रहती थी। वो 2 झंडे का समर्थन करती थी, 2 संविधान का समर्थन करती थी। देश के अंदर नागरिकता के कानून इन्होंने गलत बना रखे थे, बराबर के अधिकार नहीं थे। सेना के लिए बड़ी कठिनाई थी। वहां उग्रवाद को समर्थन देने वाला एक तंत्र बन चुका था। 370 हटने से मैं आपको एक सैनिक होने के नाते, एक रक्षा की जानकारी रखते हुए कह सकता हूं कि अब वहां पर पत्थरबाजी की कोई घटना दिखाई नहीं देती है। उग्रवाद से रिलेटेड जितनी घटनाएं थी वो बेहद कम हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत हो रही है उनको भी मैं मानता हूं भारतीय सेना और सुरक्षा बल उन पे लगाम लगा रही है। और ये जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुझे याद है जब 370 हटाने की हम उम्मीद करते थे देश में कि जब ये हटेगा तो हमारी सेना खुलकर काम कर पाएगी। पाकिस्तान का जो तंत्र है विशेष, ये देखिए, उग्रवाद को एक पब्लिक डिबेट में आप चर्चा कर सकते हैं, पर उसको काउंटर करने के लिए एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो जो 370 हटने से जो अब जो 370 बहाली की जो बात करते हैं, मैं देश के नागरिकों को बता दूं कि 370 स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये एनसीपीडीपी कांग्रेस ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह से मुझे लगता है, और इनका समर्थन पाकिस्तान से आना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कर्नल देवानंद जी, एक सवाल और है, क्योंकि आपने उस वक्त के जम्मू कश्मीर को भी देखा है और आज भी देखा है, इस बदलाव के बाद भी वहां पर मौजूदगी भी आपने दर्ज कराई, क्योंकि जो बयान आते हैं ज्यादातर वहां के नेताओं के आते हैं, और नेता आम जन के हित की बात करें ये आजकल कम ही होता है, क्योंकि राजनीति पृष्ठभूमि से और जीत हार के मद्देनजर जो फायदे की बात होती है वो कहा जाता है, और इसको कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन कर्नल देवानंद जी, वहां की जनता क्या वाकई में 300, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां की जनता चाह रही वापसी हो, वापस वैसा हो, ये तो नहीं, बल्कि वहां से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, हमारे जो सहयोगी वहां पर, उनका कहने की बातचीत में सब यही कह रहे हैं कि रोजगार चाहते हैं वहां के लोग, विकास चाहते हैं वहां के लोग, और वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है।
तो जनता तो अगर ये चाहती है तो जनता तो इन्हीं मुद्दों के साथ जाएगी, या वाकई में ये मुद्दा अहमियत रखेगा कि हम 370 बहाल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये जो पार्टियां हैं जो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं, और देखिए इनका तो सब खत्म हो गया ना जी। ना तो इनका परिवारवाद चला, ना इनकी रोजी रोटी चली। आप देखिए अब 80% वोटिंग हुआ है कुछ जगह में, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आपकी जो असली बात है मैं बता दूं, 370 लाने के लिए केंद्र में सरकार चाहिए, तो ये राजनीतिक कर्म के अलावा कुछ नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात देखिए, पाकिस्तान इसके सपोर्ट में आ रहा है। जब जब हमारे देश की कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरे भी लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, लाइक देखिए कि वो जब पाकिस्तान समर्थन करता है, और 370 में तो पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में किसी तरीके से ऐसे उनके समर्थक मिल जाए जो भारत के अंदर प्रोग्रेस उनसे बिल्कुल ठीक कर्नल देवानंद जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन अहम पॉइंट आपने कहा और ये भी तय है कि आप ये अपने मैनिफेस्टो में से शामिल कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद भी आप इसको बहाल कर लेंगे, ये आसान नहीं है क्योंकि कानून ऐसा नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, आप उस वक्त जवाब देना चाहते हैं क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आप दोनों का एक एक रिएक्शन जरूर लो। देखिए, दोनों बातें हैं। आप ये मानिए कि 370 अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किए, लेकिन अपने सहयोगी के मैनिफेस्टो में शामिल है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने जो मित्र हैं, जो उसको चाहने वाले लोग हैं, उनको संदेश दे दिया कि हमारी सरकार आई तो हम इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए भारत के प्रधानमंत्री, तो एक देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, मित्र देश के यहां भी बिना बुलाए नहीं जा सकता। और पाकिस्तान जैसे देश में तो जहां पर अगर जो बिना बुलाए मेहमान आते हैं पाकिस्तान से हमारे यहाँ, उनको कैसे हमारी सेना चने को भूंगड़ा बना देती है, उसको सबने देखा है। पाकिस्तान जैसे देश में भारत का प्रधानमंत्री बिना बुलाए चला जाए। कांग्रेस पार्टी अपनी मजाक इसीलिए तो बनवाती है, बार बार ये बातें बोलती है कि जिस पे देश की जनता ना विश्वास करती है, बल्कि इनकी मजाक बनाती है कि पाकिस्तान जैसे देश में। और ये कह रहे थे कि 370 तो धीरे धीरे अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगी। तो ये बता दें कि इनकी सरकार जब अंतिम समय में रही होगी 2009 से 2014 तक, तब क्या उस 370 की वजह से जो हमारे SC ST के भाइयों को वो आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो क्या वो निष्प्रभावी हो गई थी? दे रहे थे क्या? हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो क्या दे रहे थे क्या? जो हमारे बाकी जो भारत के दूसरे हिस्से के लोग हैं, वहां ना जमीन खरीद सकते थे, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, तो क्या वो अधिकार ये दे रहे थे क्या? 370 के दुष्परिणाम के कारण मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किसी, लेकिन इसी पर क्योंकि लगातार कई दिनों से मुद्दा आता है, जम्मू कश्मीर का चर्चा होती है। लक्ष्मीकांत जी, आपने विकास की बात की, वहां पर जमीन लेने की बात की, आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी लगाया कि वहां पर अडानी अंबानी को जमीन बेची जा रही, वहां के जो स्थानीय है उनको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इस पर भी एक जवाब दे दीजिए साथ ही। देखिए, अडानी अंबानी फोबिया इन लोगों को, जहां इनकी सरकार होती है, जहां इनकी सरकार होती है वहां अडानी को बिरयानी ये खिलाते हैं। अशोक गहलोत जी भी खिला के गए राजस्थान में अडानी को बिरयानी, और अडानी टैक्स लगाया राजस्थान की जनता के ऊपर, इन्हीं की सरकार ने। यहाँ अच्छे खासे प्रोजेक्ट दिए उन्होंने, 10-10 हजार करोड़ रुपए के जैसलमेर बाड़मेर में, अडानी को इन्होंने। और उनकी अडानी जी की तारीफ में 10 मिनट तक कसीदे कसते रहे अशोक गहलोत जी यहाँ पर। लेकिन जहां क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ लेना होता है, वहां चक्कर इनके नाम पे करते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि अडानी अंबानी हो या ऐसे दूसरे लोग हो, उनको देश में पनपाने का और उनके माध्यम से पैसा कमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। 370-35 से पर कांग्रेस कब अपना स्टैंड क्लियर करेगी? आपने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में है भी नहीं, ठीक है, एनसी के मैनिफेस्टो में है, वो आपके गठबंधन में है, साथी हैं, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कब स्टैंड, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं रह गया है, पूरे देश की नजरें इस पर है। देखिए, ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का तो है ही नहीं प्रधानमंत्री की नजर में, ये मुद्दा तो इन्होंने देश का बना रखा है। असलियत बात समझिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं, चुप रहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सुनिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी, 100 दिन हुए, 38 आतंकी घटनाएं हो गई है, 38 आतंकी घटनाएं मोदी जी जिम्मेदार है। आप बताइए, आप कहते हो अपने आप को कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, 38 घटनाएं किसकी हुई? बताइए ना प्रधान। अब जम्मू हमारा मतलब अपेक्षाकृत शांत प्रदेश, शांत इलाका था, वहां पे आतंकी घटनाएं हो रही है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। 1999 के अंदर इनके विदेश मंत्री आतंकियों को छोड़ने गए थे कंधार, और उन्हीं आतंकियों ने आपके पठानकोट किया, उन्हीं आतंकियों ने पुलवामा किया। ये जिम्मेदार है, इन्होंने शहीदों के खून से इनके हाथ रंगे हैं, उन्हीं शहीदों की शहादत के ऊपर वोट मांग के ये लोग 2019 में सत्ता में आए थे। इनको शर्म आनी चाहिए, शहीदों के खून से हाथ रंगते हैं और फिर सियासत करते हैं और वोट मांगते हैं कि पहला वोट शहीदों की शहादत में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 का वोट शहीदों की शहादत पे मारा था, और ये बात देश जानता है, दुनिया जानती है। आपने 2019 के अंदर शहीदों की शहादत पे वोट मांगा, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को
बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, राजेंद्र जी, करण देवरन जी, आपको भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब एंटी मोदी मोर्चा आप खोला जाए, सवाल उठाया जाए, लेकिन कटघरे में यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया, और उसकी वजह यह कि चलिए आपके मैनिफेस्टो में तो आपने शामिल कर लिया कि हम बहाली करेंगे, और उसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी कम था, लेकिन इसमें घी का काम किया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने, और इसलिए यह मुद्दा बन गया है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के एजेंडे को यहां पर पूरा किया जा रहा है। खैर, राजनीतिक तौर पर बात करें तो बयान भी आएंगे, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा, लेकिन ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की जनता भी देख रही है, और जो होना है वो तय वहां की जनता ही अपने वोट के जरिए करेगी, और इसलिए बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए लोग भी निकल रहे हैं। पहले चरण में तो ये नजर ही आया, और इसलिए उम्मीद और ज्यादा है। देखना होगा सरकार किसकी वहां पर बनाई जाती है, और किस तरह से और बेहतर हालात जम्मू कश्मीर के होते हैं, वहां की जनता क्या तय करती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।